हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन किया था अंडर रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था अपन ने इस टॉपिक को। मैंने इसको रिवाइज भी आपको पिछले वीडियो में ही करवा दिया था और हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था रोटेटिंग फ्रेम में वो ये आया था, है ना। ये आपको ध्यान भी रखना है और डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आज हम देखेंगे बल का रूपांतरण। तो हम 3 काम कर चुके हैं अब तक। पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं अंडर रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, हम वेग का कर चुके हैं, वेलोसिटी का, और नंबर 3 पर हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का भी कर चुके हैं। तो हम नंबर 4 पे अब करेंगे बल का रूपांतरण, है ना। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि घूर्णी निर्देश तंत्रों के अंतर्गत बल की रूपांतरण समीकरण। ठीक है, देखो तो ज़रा, बल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बल निकल जाता है। तो एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो है ही, सिंस एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की रूपांतरण समीकरण, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर रोटेटिंग फ्रेम क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन को लिख रही हूँ एज इट इज, जो आपको इक्वेशन 14 में दिखाई दे रही है। सही है भाई, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मास से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय मास स्मॉल m ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करने पर दोनों साइड। तो एम ए डैश इज इक्वल्स टू एम ए माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। सही। फोर्स क्या बन गया, फोर्स एम ए डैश, ये क्या है आपका एम ए डैश, फोर्स ही तो होता है एम ए डैश। तो आपका क्या बन गया, देखिए, तो आपका देयरफॉर जो एम ए डैश है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ डैश लिख सकती हूँ, और जो एम ए है उसको मैं एफ लिख सकती हूँ। ये क्या है आपका, ये कोरियोलिस फोर्स है 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, और ये आपका, मैं बताऊंगी इन फोर्सेस को क्या कहते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स है, ये अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, कोरियोलिस तो हिंदी में भी कोरियोलिस ही होता है, तो कोरियोलिस बल है ये। और ये अपकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया, ये केंद्र से दूर की तरफ लगता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल, वो केंद्र की तरफ लगता है, सेंटर की ओर लगता है। लेकिन अपकेंद्रीय बल लगता है सेंटर से दूर, सेंट्रीफ्यूगल लगता है सेंटर से दूर की तरफ। ठीक है, तो आप बता दो यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ गई, दरअसल फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल करके आ गई, इक्वेशन नंबर 15। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, हेयर एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एम ए डैश है, और ये किस में बल है, ये रोटेटिंग फ्रेम आर फ्रेम में फोर्स है। ठीक है, तो ये किस में है, फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, और रोटेटिंग फ्रेम कौन सा था, आर। और एफ, ये तो एफ डैश हो गया, एफ किस में है, एफ कितना है, एम ए, और वो किस में है, फोर्स इन एस फ्रेम, जो स्थिर निर्देश तंत्र था, इन स्टेबल फ्रेम, स्टेबल फ्रेम या स्थिर निर्देश तंत्र एस में। समझ में आ गई। तो स्थिर निर्देश तंत्र एस में जो बल लग रहा है वो एम ए है, और जो रोटेटिंग या घूर्णी निर्देश तंत्र में लग रहा है वो कितना है, एम ए डैश। ठीक है, और फिर हम बताएंगे ये क्या है, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये क्या है, ये आपका है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। और ये कैसा फोर्स होता है पता है आपको, वर्चुअल या स्यूडो फोर्स, यानी कि आभासी बल होता है। वर्चुअल या स्यूडो फोर्स यानी कि आभासी बल।
हमने आभासी बल पढ़ लिए हैं कि आभासी बल क्या होता है, जो वास्तव में नहीं लगते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। ये आभासी बल जो है ये पृथ्वी पर लगता है, पृथ्वी की मोशन की वजह से ये फोर्स लगता है। यानी कि अर्थ जब रोटेट करती है ना अपने एक्सिस पर, अर्थ दो तरह की मोशन करती है, रोटेट भी करती है यानी कि अपने एक्सिस पर घूमती भी है, अपने एक्सिस पर सिर्फ, और एक सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने को आप परिक्रमण या परिभ्रमण बोलते हो हिंदी में, और जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है उसको घूर्णन बोलते हो। तो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो दिन रात हो रहे हैं, और सूरज के चारों तरफ जो एक चक्कर कंप्लीट कर रही है उससे साल बदल रहे हैं। हमें पता है एक चक्कर अपने एक्सिस पर कंप्लीट करने में 24 आवर्स या एक दिन लगाती है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में या परिभ्रमण करने में या रिवॉल्व करने में लगभग 365 दिन लगाती है। ठीक है, तो और जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, आपको पता है सभी को, पृथ्वी का जो एक्सिस है वो अपने एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, और झुके होने की वजह से मौसम बदलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो ये कोरियोलिस बल जो है ये नॉर्मल चीज़ों पर नहीं लगता, ये लगाती है पृथ्वी। तो अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो उसके उस रोटेशन की वजह से उसमें एक स्यूडो फोर्स या आभासी बल क्रिएट होता है, और वो कौन सा बल है, कोरियोलिस बल। ठीक है, दूसरा जो है आपका नेक्स्ट जो है वो है ये वाला माइनस का एम ओमेगा। अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो आप नेगेटिव साइन को क्विट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। समझ में आ गई। और ये भी एक वर्चुअल या स्यूडो फोर्स होता है, ये भी एक आभासी बल है, और ये भी पृथ्वी की रोटेटरी मोशन की वजह से क्रिएट होता है। तो लेकिन ये लगता कहाँ से है, सेंटर से दूर की तरफ लगता है। समझ में आ गई। अभिकेंद्रीय जो है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अपकेंद्रीय बल, अप हिंदी वाले समझ रहे होंगे, अप का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड दी सेंटर। ठीक है भाई, तो ये हमने सारी टर्म्स पढ़ ली हैं। तो हमारे लिए काम की चीज़ कौन सी है, कोरियोलिस बल। ये हम लोगों को देखना है कि कोरियोलिस बल होगा क्या। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पृथ्वी के संदर्भ में भी करेंगे कि पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होगा कोरियोलिस फोर्स का। ठीक है, और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले अभी इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर बात कर लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स हमेशा कैसा है, एक स्यूडो फोर्स, आभासी बल है। ठीक है, मैंने कोरियोलिस फोर्स को एफ सी से शो कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे खोलते हो, साइन थीटा लगा देते हो, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, तो आप इसको कैसे खोल सकते हो, एम ओमेगा ओमेगा वी साइन थीटा, ओमेगा वी डैश है ना, और साथ में एन कैप है ना। एन कैप क्या है, ये जो ओमेगा है वो कौन सी वेलोसिटी है, ये रोटेटरी मोशन की वेलोसिटी है, यानी कि घूर्णी, या आप इसको क्या कहोगे, गति कहोगे, घूर्णन वेग है। और ये जो वी डैश है, मतलब ये तो कोणीय वेग कह लो या घूर्णन वेग कह लो, और जो वी डैश है आपका वो क्या है, वी डैश आपका पार्टिकल का किस में वेग है, रेखीय वेग है ये। ठीक है, रोटेटरी फ्रेम में वेग है। और जो एन कैप है वो दोनों ओमेगा डैश और ओमेगा और वी डैश के बीच का एकांक सदिश है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे वेयर एन कैप इज इक्वल्स टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, लंबवत एकांक सदिश है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बिटवीन ओमेगा एंड वी डैश। तो ओमेगा और वी डैश के बीच का लंबवत एकांक सदिश है कौन, एन कैप। ये दिशा को बताएगा कि बल की दिशा किस साइड पे होगी। ठीक है, ओके। अब देखो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए इस कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं अपन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 ही होती है,
ये वाली बात तो हम जानते हैं ना, साइन की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, हमने कंक्लूजन क्या निकालना है इसका, कि ओमेगा और वी डैश के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। एन कैप तो उनका यूनिट वेक्टर है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। जैसे सपोज करो ये आपका इस डायरेक्शन में ओमेगा है और इस डायरेक्शन में वी डैश है, तो ये इनके बीच का एंगल है थीटा। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो जीरो एंगल होने का मतलब क्या है कि जिस दिशा में ओमेगा है उसी दिशा में वेलोसिटी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों एक ही दिशा में है, तभी तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर रेखीय वेग और कोणीय वेग एक ही दिशा में हो तो लगने वाला कोरियोलिस बल कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and linear velocity v dash is in same direction, एक ही दिशा में होंगे तो is in same direction, then FC यानी कि कोरियोलिस बल जो होगा वो कैसा होगा, कोरियोलिस फोर्स 0 होगा। समझ में आ गई। नंबर 2 केस पे हम क्या लेंगे, देखो दूसरे केस में बन सकती है परपेंडिकुलर कंडीशन, यानी कि जब दोनों के बीच का एंगल हो 90 डिग्री। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 1 रखोगे यहाँ पे, है ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2m ओमेगा वी डैश, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, चलो डायरेक्शन भी ले लो, और एन कैप आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस वैल्यू पर जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये वाला फोर्स कैसा होगा, FC मैक्सिमम। तो जब दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है तो मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स लगेगा, लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड वी डैश आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कोरियोलिस फोर्स विल बी मैक्सिमम। यानी कि लगने वाला कोरियोलिस बल कैसा होगा, अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये आपका फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया और हमने उसमें कोरियोलिस फोर्स, अब केंद्रीय बल, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको वो ओमेगा दे सकता है, वी डैश दे सकता है, किसी भी वेक्टर फॉर्म में दे देगा, IJK की फॉर्म में दे देगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर दो डिटर्मिनेंट बना के, वो आप जानते हो। वो आपको मास दे देगा, पूछ लेगा कि कोरियोलिस बल कितना है, क्वेश्चन करेंगे अपन ना। ऐसे आपको वो ऐसे ये भी पूछ सकता है कि आप केंद्रीय बल कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं अपन ना। तो इनके वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है और कोरियोलिस फोर्स कितना होता है। फिर कोरियोलिस फोर्स का हमने जो उसका रिगार्डिंग जो था हमने एंगल के उसमें वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसको करेंगे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि अर्थ के संदर्भ में हम इसको सॉल्व करेंगे कि पृथ्वी के संदर्भ में कोरियोलिस फोर्स कितना लगेगा, किस तरीके से लगेगा और उसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अभी तो शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा तो होगा नहीं, ठीक है, तो अपन इसको नेक्स्ट उसमें ही शुरू करेंगे नई में, और हम देखेंगे कि पृथ्वी कितना कोरियोलिस, पृथ्वी के लिए फॉर्मूला तो यही होता है। फिर हम देखेंगे आगे जाकर के डिफरेंट कंडीशंस में जब हम पार्टिकल को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे फेंकते हैं तो कितना कितना कोरियोलिस फोर्स लगेगा अर्थ से, है ना, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी अर्थ के बारे में मैंने बताया ही आपको बेसिक, तो अर्थ की पहले बेसिक वो देखेंगे अपन कि फिर कि भाई अर्थ जैसे भी बताया थोड़ी देर पहले कि वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है और बाकी सारी चीज़ें बताई, फिर अपन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में इसको पूरा करेंगे कोरियोलिस बल को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।